नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। पुणे के विभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि राज्य में महानगर पालिका के चुनाव हेतु वार्ड रचना के अनुसार कितने सदस्यों का प्रभाग रहेगा, इसका अंतिम निर्णय खुद राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस संदर्भ में अगले सप्ताह सीएम उद्धव ठाकरे के साथ एक बैठक की जाएगी और सभी दलों के नेताओं के साथ बातचीत करते हुए इसे लेकर एक अध्यादेश निकालना होगा, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि मनपा चुनाव हेतु एकल वार्ड पद्धति अथवा बहुसदस्यीय पद्धति में से किस पद्धति पर अमल करना है। पवार के मुताबिक प्रभाग पद्धति को लेकर फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लिया गया है, लेकिन अंतिम फैसला राज्य सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने यह भी कहा कि चूंकि इस समय ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, ऐसे में जब तक ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं होती तब तक मनपा क्षेत्रों में चुनाव कराए जाने को लेकर भी कुछ हद तक संभ्रम बना रह सकता है। अमरावती एमआईडीसी के प्लॉट नंबर C8 पर स्थित नेशनल केमिकल्स नामक कारखाने में बीती रात अज्ञात वजहों के चलते आग लग गई, जिसने देखते ही देखते बेहद भीषण और विकराल रूप धारण कर लिया। इस अग्निकांड की जानकारी मिलते ही दमकल दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस कारखाने में कई तरह के केमिकल रहने की वजह से यहाँ पर आग बुझाने के लिए सीधे पानी की बौछार नहीं मारी जा सकती थी। ऐसे में अग्निरोधी फोम मारते हुए इस आग को बुझाने का प्रयास करना शुरू किया गया। साथ ही यहाँ पर विभिन्न तरह के केमिकल जलने की वजह से चारों ओर जहरीला धुआं भी फैल गया था। ऐसे में अग्निशमन विभाग के फायर फाइटर्स को विशेष तरह के मास्क पहनकर काम करना पड़ा। चूंकि इस कारखाने के ठीक बगल में अमरावती जिले सहित समूचे संभाग को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले वल्लभ गैसेस का कारखाना भी स्थित है। साथ ही यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मायानगर व शोभानगर का रिहायशी इलाका भी शुरू हो जाता है। ऐसे में इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाना बेहद जरूरी हो चला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार की सुबह खुद जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, जिलाधीश पवनीत कौर, महापौर चेतन गावंडे, निगमायुक्त प्रशांत रोडे तथा मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती तुरंत मौके पर पहुंचे, जिन्होंने यहाँ पर चल रहे राहत कार्य का जायजा लेने के साथ साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही निगमायुक्त रोडे ने खुद फायर फाइटर्स के साथ नेशनल केमिकल फैक्ट्री के भीतर घुसकर वहां के हालात का जायजा लिया और यह आग बाजू में स्थित ऑक्सीजन प्लांट की ओर न बढ़ पाए, इसे तो तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए। 1:30 पे पहले मेन स्टेशन में कॉल आया हमारे को, और जब कॉल आया तो वहाँ से 2 फायर टेंडर निकले। जब मेजर फायर देखा उन्होंने तो तुरंत मुझे को इन्फॉर्मेशन किया। मैं भी तुरंत निकला और बलगांव रोड सब स्टेशन, बडनेरा सब स्टेशन, सबके गाड़ियाँ यहाँ मैंने बुला लिया। फिर भी मैंने देखा कि बाजू में ऑक्सीजन प्लांट है, एकदम रिस्क उठाने को पुरता नहीं, कभी बहुत बड़ी घटना हो सकती है। आग उधर बढ़ रही थी, इसलिए मैंने आरडी साहब से कांटेक्ट करके कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया और अपने जो प्लेस की गाड़ियाँ हैं, अचतपुर, चांदूर बाज़ार, चांदूर रेलवे, अंजनगांव, दरियापुर, ये गाड़ियों से अपने उधर से मदद मांगे, क्योंकि आग इतनी डेंजर रूप धारण कर चुकी थी कि इसको अपने पास में जो यंत्र थी अपन उसको अटैक करके रोक रहे थे, लेकिन सुबह तक के कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसलिए सतर्क रह के मैंने ये स्टेप उठाया और बाहर की गाड़ियाँ। हालांकि नेशनल केमिकल्स नामक इस कारखाने में लगी आग की वजह से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद यह पता चला है कि इस कारखाने का फायर ऑडिट नहीं हुआ था और मनपा प्रशासन द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद कारखाने के संचालकों द्वारा फायर ऑडिट के संदर्भ में अनदेखी की जा रही थी। इससे पहले गुजरात के सूरत स्थित ट्यूशन क्लास सहित महाराष्ट्र के भंडारा स्थित सरकारी अस्पताल में लगी आग की वजह से बेहद भयावह परिणाम सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद फायर ऑडिट को लेकर इस तरह की लापरवाही को सभी पक्षों के लिहाज से अक्षम्य कहा जा सकता है। ऑक्सिजन प्लांट खरं याच्या जवळच आहे आणि समजा उन्हाळा असता मला काय घटना घडली असती हे पण नाही माहिती, तर इतक्या वेळा सांगूनही जर काही मंडळी ऐकत नसतील किंवा काही इन्स्टिट्यूट्स आणि काही फॅक्टरीज जर ऐकत नसतील तर त्या ठिकाणी मग आता इथून पुढे कडक ॲक्शन घ्यावीच लागणार आहे। खरं आपण थोडक्यात बचावलो आणि फायर ऑडिट अतिशय कंपल्सरी आहे, ते केलंच पाहिजे। या निमित्तानं एक प्रश्न निर्माण झाला की याचं MIDC क्षेत्रामध्ये फायरचं ऑडिट झालेलं आहे का। या संदर्भात आज नाही सोमवारपासून संपूर्ण परिसरात फायर ऑडिट करण्यासंदर्भाचे निर्देश मी दिलेले आहेत। या पहिले पण निर्देश दिलेले आहे, पण काही लोकांनी केलं नाही, त्यांच्यावर पण आम्ही नियमानुसार काय कारवाई करता येईल ते पण आम्ही तपासू।
शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन करने वाले 8,158 विद्यार्थियों में से पहले राउंड के तहत 5,534 विद्यार्थियों की प्रवेश सूची केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश समिति द्वारा जारी की गई है। कोविड संक्रमण के चलते विगत लंबे समय से अटकी पड़ी कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया गत रोज से शुरू हुई। इससे पहले ऑनलाइन प्रवेश समिति द्वारा 14 से 22 अगस्त तक कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की ओर से प्रवेश आवेदन स्वीकार किए गए और इस दौरान 1,158 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किए थे, जिसमें से 5,534 विद्यार्थियों को गुणवत्ता के अनुसार पहले राउंड के तहत कक्षा 11वीं में प्रवेश दिया गया। वहीं प्रवेश का दूसरा राउंड आगामी 31 अगस्त से शुरू होगा। जिले में आज कोविड के 4 संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं एक मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पताल से अपने घर लौटा। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 96,700 पर जा पहुंची है, जिसमें से अब तक कुल 95,049 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। राहत और सौभाग्य वाली बात यह भी रही कि लगातार 19वें दिन अमरावती जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 55 है, जिसमें से मनपा क्षेत्र के 19 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 36 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 11 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र 15 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 29 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 1,861 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.21% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.31% पर स्थिर है। गणेशोत्सव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से गणेश मंडल के पदाधिकारियों की सभाएं बुलाई जा रही हैं। इन सभाओं के जरिए गणेश मंडल के पदाधिकारियों को कोविड नियमावली के तहत गणेशोत्सव मनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। शुक्रवार की शाम खोलापुरी गेट पुलिस थाने में पुलिस उपायुक्त शशिकांत सातव की उपस्थिति में गणेश मंडल पदाधिकारी, शांति समिति सदस्य और पुलिस मित्रों की बैठक बुलाई गई। कोविड की संक्रामक महामारी के चलते जहां एक और कई बच्चों ने अपने दोनों अभिभावकों को खो दिया, वहीं दूसरी ओर कई महिलाओं ने अपने पति को खो दिया। ऐसी महिलाओं और बच्चों को सरकार की ओर से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा मिशन वात्सल्य चलाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत गत रोज ही महिला व बाल विकास विभाग द्वारा इसे लेकर सरकारी निर्णय जारी किया गया। इस संदर्भ में मंत्री यशोमती ठाकुर ने बताया कि इस मिशन के तहत शहरी व ग्रामीण स्तर पर घर घर जाकर विधवा महिलाओं तथा निराधार बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा और उन्हें इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। जिले की सांसद नवनीत राणा ने कुम्हारवाड़ा में जाकर मूर्तिकार कुम्हार समाज बंधुओं से मुलाकात की और गणेश मूर्ति बनाने की प्रक्रिया को समझने के साथ ही खुद मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में सहभाग लिया। इस समय उन्होंने अपने हाथों से सुंदर मूर्ति तैयार करते हुए कुम्हारों की वेदनाओं को जानने के साथ ही कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा व संवर्धन हेतु सभी बापा भक्तों ने मिट्टी से बनी गणेश मूर्तियां खरीदनी चाहिए और पर्यावरण के लिए घातक प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। हाल ही में सहकारी संस्था जिला उप निबंधक संदीप जाधव का अमरावती से करार तबादला हो गया। सहकार विभाग ने जाधव के स्थान पर अब तक किसी अन्य को स्थायी व नियमित तौर पर जिला उप निबंधक नियुक्त नहीं किया है, किंतु जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए उप निबंधक पद का प्रभार अकोला के जिला उप निबंधक विनायक कहालेकर को सौंपा गया है। इसके साथ ही कहालेकर के पास अब अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के प्रशासक पद का भी पदभार रहेगा। आज शनिवार 28 अगस्त को स्थानीय राजकमल चौराहे पर धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ अपने कामकाज को दिन भर के लिए बंद रखा गया। सीपीडीएफ एवं सीपीडीए द्वारा आहूत किए गए इस आंदोलन में वितरक व्यवसायियों की ओर से आरोप लगाया गया कि इन दिनों कई कंपनियों द्वारा B2B बिजनेस को बढ़ावा देते हुए वितरकों का व्यवसाय खत्म करने की साजिश की जा रही है। यदि इसे जल्द ही नहीं रोका गया तो वितरण व्यवसाय पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो वितरक बंधु है उनके ऊपर हिंदुस्तान लीवर और जियो मार्ट ये कंपनी आपस में अलायंस करके इनके धंधे को ख़त्म करने का प्रयत्न कर रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5,000 वितरक बंधु और 5,000 वितरक बंधु के साथ में रोजगार देने का काम जो किया जा रहा है उसमें 11 करोड़ लोग इसके ऊपर निर्भर है। अगर ये कंपनी दोनों अलायंस करके B2B का बिजनेस करके हमारे वितरक बंधु के धंधे पे एक गहरी चोट पहुंचाने का काम कर रही है, अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो आने वाले समय में बाकी कंपनी भी यही पैटर्न के ऊपर काम करेंगी, जिससे वितरक बंधु और वितरक बंधु के यहाँ पे काम करने वाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी स्टाफ के लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, ऐसे 11 करोड़ जनता के ऊपर भूखमरी की नौबत आ जाएगी। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज इस कंपनी का विरोध किया जा रहा है। उसी को प्रशासन के नियम को ध्यान में रखते हुए, उनके नियम का पालन करते हुए, हमने किसी प्रकार की कोई गर्दी जमा न करते हुए उसके अंतर्गत यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पर फोटो सेशन किया है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएगा।
राष्ट्रीय लहूजी शक्ति संगठन की ओर से अपनी महत्वपूर्ण मांगों की पूर्ति करने हेतु आगामी 2 अक्टूबर को राज्य के प्रत्येक जिले व तहसील कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया जाएगा। ऐसी जानकारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष मधुकर कामले ने यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दी। समीपस्थ चांदू रेलवे तहसील अंतर्गत आमला विश्वेश्वर गांव में रहने वाले अक्षय अमदुरे नामक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। इस घटना से समूचे तहसील क्षेत्र में जबरदस्त सनसनी व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक यह हत्याकांड लड़की भगा ले जाने के चलते हुआ। लड़की के संतप्त भाई ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक चांदू रेलवे के खड़गपुर में रहने वाले 22 वर्षीय अक्षय उर्फ गुणवंत दिलीप अमदुरे का एक नाबालिग युवती के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और वह विगत दिनों उस युवती को लेकर भाग गया था। गत रोज जैसे ही युवती के भाई ने अक्षय को आमला विश्वेश्वर गाँव में देखा तो उसने अपने 2 नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया और उसे दुपहिया पर बिठाकर भिवापुर मार्ग की ओर ले गया, जहां पर लात घूंसों से पिटाई करने के साथ साथ उस पर चाकू से भी सपासप वार किए गए। पश्चात उसे आमला विश्वेश्वर गांव लाकर गांव के चौराहे पर फेंक दिया गया और सभी लोग मौके से भाग गए। इसके बाद अक्षय को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे नागपुर रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही अक्षय अमदुरे की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिगों सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। नो पार्किंग में वाहन दिखाई देने पर पुलिस विभाग की ओर से वाहन जब्त करते हुए वाहन धारकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। विगत जनवरी से जुलाई तक 7 माह के दौरान 92,471 वाहन धारकों से 85,23,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। अचलपुर शहर के इंदिरा मार्केट में स्थित ज्वेलरी दुकान में खरीदारी करने के लिए आई महिला की पर्स 3 नकाबपोश महिलाओं द्वारा उड़ा ली गई। इस पर्स में सोने के आभूषण और नगद सहित कुल 3,95,000 रुपये का माल असबाब था, जिसे भीड़भाड़ का फायदा उठाकर 3 नकाबपोश महिलाओं द्वारा उड़ा लिया गया। जिले के अंजनगांव सुरजी थाना क्षेत्र में आने वाले लखाड़ से सातेगांव मार्ग पर एक दुपहिया बैलगाड़ी से जा टकराई। इस हादसे में अड़गांव खाड़े में रहने वाले अब्दुल हनीफ अब्दुल रशीद की उपचार के दौरान मौत हो गई। गाड़गीनगर पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ पकड़ वारंट जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का काम शुरू किया है। इसके तहत पुलिस ने अंकुश राउत, आकाश वानखड़े तथा बंटी कुमरे को हिरासत में लिया है, जो विगत कई वर्षों से फरार थे। शहर के राजूरा चौक परिसर में चिलम छावनी परिसर निवासी नजीम शाह, नईम शाह के साथ मारपीट कर लूटपाट करने वाले नीलेश खंडारे, सचिन अटवर्धन तथा एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। ये तीनों ही आरोपी मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे, जिस समय नजीम शाह पैदल राजूरा की ओर जा रहा था। नजीम ने उन्हें हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगी और इन तीनों ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया। पश्चात कुछ दूर बाद आगे चलने पर उसे दुपहिया से नीचे उतारकर पीटना शुरू कर दिया और उसके पास से पैसे छीनकर फरार हो गए। तिलाई मंगल कार्यालय के सामने मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने एक युवक से पान मटेरियल व नगद रकम भरी बैग छीन ली और फरार हो गए। नागपुर गेट के कमेला ग्राउंड परिसर निवासी अब्दुल मोहसिन अब्दुल सलीम की शिकायत पर नांदगांवपेट थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस दल में कार्यरत विजय पाटकर नामक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ गुरुवार की देर रात एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अकोला के सिविल लाइंस परिसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। यह शिकायत एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की द्वारा दर्ज कराई गई थी। अकोला के MIDC पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवर निवासी रितेश उर्फ भारत सुखदेव खरात ने अपनी पत्नी ज्योति खरात के चरित्र पर संदेह करते हुए उसे जमकर लात घूंसों से पीटा, जिसमें ज्योति खरात की गुरुवार की रात मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को अपनी हिरासत में लिया है। रिश्ते में मामा रहने वाले व्यक्ति द्वारा सतत किए जाने वाले शारीरिक अत्याचार और दुराचार से तंग आकर एक नाबालिग युवती ने जहर खा लिया। शिरपुर पुलिस थाना अंतर्गत एक गांव में अपनी दादी के साथ रहने वाली पीड़िता पर रिश्ते में उसके मामा रहने वाले व्यक्ति ने कई बार दुराचार किया और लगभग 2 बार दवाएं खिलाकर उसका गर्भपात भी करा दिया। इससे तंग आकर युवती ने विगत 20 अगस्त को जहर पी लिया था। पश्चात उसे चंद्रपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर इलाज होने के बाद उसने अपने मामा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।